Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। इस टॉपिक के अंदर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला, द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब कहेंगे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या होता है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है किसी भी देश को आज़ाद कराने के लिए चलाए जाने वाला मूवमेंट। इट मीन्स कि कहीं किसी के ऊपर कोई कॉलोनियल स्टेट है, किसी दूसरे की डोमिनेंसी है और उससे फ्री करने के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग से लैस होकर कोई फ्री होने के लिए जो मूवमेंट चलाता है, जो स्ट्रगल करता है, जो संघर्ष करता है, उसको जो है हम लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट कहते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं। यानी हम लोग आसान शब्दों में, आसान लफ्ज़ों में कहें तो नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि अपने देश को आज़ाद करने के लिए चलाए जाने वाला एक संघर्ष, चलाए जाने वाला एक आंदोलन। और दूसरा पार्ट है इंडो चाइना। अगर आप सिंपली इसको देखेंगे तो इंडो चाइना मतलब इंडिया और चाइना, तब आप कहेंगे कि अरे इंडिया और चाइना जो है कब एक मिलकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग न इंडो का मतलब इंडिया पढ़ेंगे और न चाइना का मतलब चाइना पढ़ेंगे, बल्कि इंडो चाइना ज़रूर लिखा हुआ है, बल्कि हम लोग इसे इंडो और चाइना बिल्कुल जो है, इंडिया और चाइना बिल्कुल नहीं समझेंगे, बल्कि इंडो और चाइना एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसका नाम है इंडो चाइना। तो अब आप समझ गए कि इंडो चाइना का मतलब इंडिया चाइना नहीं है, बल्कि कुछ और है जो एक साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में सिचुएटेड है, अवस्थित है। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो इस इंडो चाइना के अंदर मेनली 3 कंट्री है। एक का नाम लाओस है, दूसरे का नाम कंबोडिया है और तीसरे का नाम वियतनाम है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग इस टॉपिक का जो टाइटल है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, उसके अंदर हम लोग इस तीनों कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल को, उसके नेशनलिस्ट मूवमेंट को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसमें से, उन तीनों में से एक सिर्फ वियतनाम यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में से सिर्फ एक कंट्री, वियतनाम के फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ चलने वाले नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम। लेकिन अब सवाल आपके मन में ये उठता होगा कि आखिर इस एरिया को इंडो चाइना क्यों कहा जाता है। इसका जवाब थोड़ी देर बाद मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लें कि ये इंडो चाइना जो पोर्शन है जिसमें लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है, वो है कहाँ पर। तो ये दोनों का जो लोकेशन है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। अगर आप देखें, मान लिया जाए ये इंडिया का जो है ईस्टर्न पोर्शन है, ये ईस्टर्न पोर्शन जो है इंडिया का है। इस तरह से देखेंगे तो ये इंडो चाइना इंडिया के ईस्ट में है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा ऐसे एक बड़ा सा एम्पायर जो है चाइना का है, और इस दोनों के बीच में यहाँ पर जो है, इसके बीच में यहाँ पर है इंडो चाइना, इंडो चाइना। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इंडिया के ईस्ट में पड़ता है और चीन के साउथ में ये पोर्शन पड़ता है। अगर आप मैप में देखेंगे, जो ग्लोब है उस पर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इंडो चाइना का पोर्शन यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का पोर्शंस जो है वो
इंडिया के ईस्ट में और चाइना के साउथ में पड़ता है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें, दूसरे तरीके से कहने का मतलब, अगर पूरे वियतनाम को देखें और इस पूरे एरिया पर जो है क्या कहते हैं, चाइना का काफ़ी इम्प्रेशन रहा है, उसका प्रभाव रहा है। अब कहेंगे कि चाइना का क्यों इसके ऊपर प्रभाव रहा है, तो चाइना इस क्षेत्र पर जो है एक ज़माने में पूरे चाइना की जो है डोमिनेंसी थी, और जब चाइना से फ्री हुआ तो उस एरिया के ऊपर जो है चाइनीज़ कल्चर्स हो गए, उसके गवर्नेंस करने का तरीका हो गया, या उसकी लैंग्वेज हो गई, वो सारी चीज़ें जो हैं इस एरिया में बोली जाती थी। वैसे भी आप एक बात समझ लें कि कोई भी जब बड़ा देश होता है और उसके बगल में छोटा सा देश कोई होता है, तो उसका इम्पैक्ट उस छोटे देश के ऊपर, उसके कल्चर्स पर, उसके लैंग्वेज पर, सब कुछ पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया को देख लें, एक बड़ा सा देश है और बगल में नेपाल एक छोटा देश है, तो इंडिया के कल्चर्स का, लैंग्वेज का आप देखेंगे कि नेपाल पर काफ़ी असर है। नेपाल के लोग हिंदी बड़ी आसानी से बोलते हैं, बड़ी आसानी से समझते हैं वहाँ के, और हमारा कल्चर जो है लगभग मिला जुला हुआ है। तो ठीक वैसा ही जो है इस वियतनामी वाले पोर्शंस के ऊपर जो है था कि वो चाइना का उसके ऊपर डोमिनेंसी था, उसके ऊपर प्रभुत्व था, लेकिन जब वो एंड कर गया तो उसका इम्प्रेशन उसके ऊपर रहा, चाहे गवर्नेंस करने के तरीके पर हो, चाहे उनके लैंग्वेजेस पे हो, चाहे उनके कल्चर्स पे हो। यही वजह है कि उस पूरे एरिया को इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक कि वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट क्लास थे वो अभी भी, यानी जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब भी वो लोग जो है चाइनीज़ लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक वैसे ही जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशंस में पढ़ा कि या नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा कि किस तरह से जो यूरोप के एरिस्टोक्रेट क्लास थे वो अलग ये लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन जो एरिस्टोक्रेट क्लास थे उनकी एक कॉमन लैंग्वेज थी, वो थी फ्रेंच। ठीक उसी तरह इस एरिया में भी लोग अलग अलग बोलते थे, लेकिन जो एरिस्टोक्रेट क्लास थे वो अभी भी जो है चाइनीज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया तो कुछ देके गया कि नहीं गया, किसी चीज़ पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा, हमारी लैंग्वेज के ऊपर पड़ा। और अंग्रेजी का हवा हमारे ऊपर इतना है कि आज अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसे बहुत बैकवर्डेड समझा जाता है, देहाती गंवार समझा जाता है, उसे ये समझा जाता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। तो इंग्लिश का इतना ज़्यादा हुआ है हमारे यहाँ, वो इसलिए कि चूँकि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो उस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आज भी हमारे ऊपर देखा जाता है, हमारे माइंडसेट के ऊपर देखा जाता है। ठीक उसी तरह जो है इस एरिया के ऊपर चाइना की लैंग्वेज का भी देखा जाता था। है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर वियतनाम को देखेंगे तो जब चीन से फ्री हो गया था, तो फ्री होने के बाद भी वो एरिया कई पार्टों में बटा हुआ था। ठीक है, ये मेनली 3 पार्ट में बटा हुआ था। ये वियतनाम का साउथ पोर्शन था, साउथ पोर्शंस में कोचिन चीन था, कोचिन चीना था। मिडिल में ये मिडिल था, अनाम था। ये नॉर्थ पोर्शन था जहां टोकिन था। ये मेनली 3 पोर्शंस में जो है वो बटे हुए थे, और
तीनों का जो है रूलर्स अलग अलग हुआ करता था। ठीक, आपने हिंदुस्तान में के बारे में पढ़ा कि जब अंग्रेज रूल्स भी कर रहे थे तो हमारे स्टेट भी, पूरा इंडिया जो है कई प्रिंसियली स्टेट में बटे हुए थे, जैसे बंगाल में, हैदराबाद में, मराठा में, मैसूर में, इस तरह से बहुत सारे प्रिंसियली स्टेट थे। तो ठीक उसी तरह जब चाइनीज़ डोमिनेंसी इंडो चाइना के ऊपर ख़त्म हुआ तो ये पूरा वियतनाम मेनली 3 पार्ट में बटा हुआ था। साउथ में जहाँ कोचिन चीन था, मिडिल में जहाँ अनाम था, और नॉर्थ में जहाँ टोकेन था। और इसके ऊपर जो है अलग अलग रूलर्स हुआ करते थे। और यहाँ जो है ऊपर लाओस था और नीचे जो है कंबोडिया था। और इस पूरे एरिया को ही जो है हम लोग इंडो चाइना के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला वो आखिर किस लिए चला? जब ये फ्री थे, उनके अपने अपने रूलर्स थे, तो चला इसलिए कि जब चाइनीज़ डोमिनेंसी इनके ऊपर ख़त्म हुआ और कई सेंचुरीज तक जब ये फ्री रहे, तो इस पूरे एरिया पर, इस वियतनाम के एरिया पर जो है कब्ज़ा कर लिया फ्रांस ने। यानी फ्रांस ने जो है अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर ली। तो जब कॉलोनी एस्टेब्लिश कर ली, कैसे की, कब की, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इतना जान लें कि सबसे पहले फ्रांस ने यहाँ नॉर्थ पोर्शंस में जो है वो अपनी इस्टेब्लिश किया रूल, और उसके बाद धीरे धीरे कर यहाँ कब्ज़ा किया था 1858 में, और पूरे को मिलाया था 1887 में। यानी जो है 1858 से 1887 के बीच इसने पूरे इस एरिया को जो है अपने कब्जे में ले लिया। और जैसे जैसे फ्रांस ने यहाँ अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, जैसे जैसे उसने यहाँ अपना एक्सप्लॉयटेशंस करना शुरू किया, जैसे जैसे इन लोगों को सप्रेस करना शुरू किया, वैसे वैसे इस वियतनाम के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती गई, और वैसे वैसे वो फ्रांस के अगेंस्ट में जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी खुद को फ्री करने के लिए मूवमेंट चलाना स्टार्ट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वियतनाम गॉट इंडिपेंडेंस इन 1945। वियतनाम जो है अपनी आज़ादी को 1945 ईस्वी में 1945 में हासिल कर लिया। अब कहेंगे कि किससे हासिल किया, तो उसी फ्रांस से जो है उसने अपनी आज़ादी हासिल कर लिया। बट टुक 3 decades ऑफ फाइटिंग बिफोर द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वॉज फॉर्मेड। लेकिन उसे 3 डेकेड का मतलब होता है दशक, और आप जानते हैं कि एक दशक जो होता है वो 10 साल का होता है। 1 डेकेड बराबर 10 years, 10 years, 3 decades मीन्स 3 into 10 बराबर 30 years। इट मीन्स के जो है उन्हें अपनी आज़ादी से के बाद जो है 3 डेकेड तक, यानी 30 सालों तक जो है वो एक रिपब्लिकन ऑफ वियतनाम बनने के लिए उन्हें वेट करना पड़ा। यानी एक वियतनामी गणराज्य इस्टेब्लिश्ड होने के लिए उन्हें आने वाले 30 सालों तक इंतज़ार करना पड़ा। क्यों इंतज़ार करना पड़ा, कैसे इंतज़ार करना पड़ा, इन सब सारे चीज़ों का हम लोग जो डिस्कशन है वो अंदर डिटेल्स में करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शंस है कि बेसिकली इस चैप्टर्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये इस चीज़ों को समझना है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। नेशनलिज्म इन इंडो चाइना डेवलप्ड ड्यू टू कॉलोनियल रूल्स। यानी जो इंडो चाइना में है, जिसके बारे में हमने बताया कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उस एरिया के अंदर जो है
जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो मेनली कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन, यानी फ्रांस ने जो वहाँ शासन किया उसके अगेंस्ट में जो है वहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग क्या कहते हैं वो क्रिएट हुई थी। लेकिन यहाँ जो नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई थी वो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई थी वो दोनों जो है वो अलग अलग था। यानी वियतनाम के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई थी वो बिल्कुल अलग था वैसे जैसे यूरोप के अंदर हुई थी। आपने पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में ही पढ़ा कि यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप की थी। तो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो डेवलप ऐसे की थी कि वहीं के अपने रूलर्स उनके ऊपर शासन कर रहे थे और जब उस रूलर ने उनके फंडामेंटल राइट्स को, उनके एसेंशियल फ्रीडम्स को जब सप्रेस करना शुरू किया तब उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। जब वो वहाँ के लोगों को सिर्फ एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन ही समझा जाने लगा तब जाकर उनके अंदर नेशनलिज्म फीलिंग जागी। और वियतनाम के अंदर आप देखते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जागी जागी कि कोई बाहर से आया और इनके ऊपर शासन किया और जो इनका शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशंस किया, इसका सप्रेशंस किया, उसके अगेंस्ट में जागा। तो वियतनाम के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग राइज की थी वो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग राइज करने से बिल्कुल डिफरेंट थी। Colonialism brought different communities together and formed modern Vietnam nations. ये colonialism यानी उपनिवेशवाद, brought यानी लाया, different communities together यानी अलग अलग समुदाय को। हम जानते हैं कि वियतनाम के अंदर भी डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, जिसकी चर्चा हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। तो रहते थे, उनको जो है वो आपस में लाया और एक मॉडर्न वियतनाम यानी जो वियतनाम हम लोग देख रहे हैं वो वियतनाम को स्टैंड किया। और ये सब इसलिए हो सका कि वो उसकी मेन वजह थी, उसका मेन रीज़न था ये कॉलोनियल रूल्स। अगर कॉलोनियल रूल्स वहाँ नहीं होते तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में एक साथ नहीं आ पाती और न आती और न ही मॉडर्न जो वियतनाम है वो डेवलप कर पाता। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सारे कम्युनिटीज़ को एक साथ लाने में और एक मॉडर्न वियतनामी को डेवलप करने में जहाँ सारे कम्युनिटीज़ का कंट्रीब्यूशंस है, वहीं जो है अगर पार्शियली भी देखा जाए, आंशिक तौर पर भी देखा जाए, तो उसमें एक कंट्रीब्यूशंस हम लोग कॉलोनियल रूल का भी मान सकते हैं, एक कॉलोनियलिज्म का भी मान सकते हैं, उपनिवेशवाद का भी उसके अंदर योगदान मान सकते हैं। Modern country shaped by the struggle against colonial dominations। और वियतनाम के अंदर जो मॉडर्न कंट्री शेप्ड हुई उसकी जो वियतनाम है, वियतनाम की जो नई शक्ल, जो आधुनिक शक्ल है, उसको तय करने में जो वहाँ कॉलोनियलिज्म था उसके इस अगेंस्ट में जो स्ट्रगल चला था, उसके अगेंस्ट में जो संघर्ष चला था, उसके विरुद्ध जो मूवमेंट चला था, उसका एक बहुत बड़ा जो है हाथ था। यानी जो मॉडर्न क्या कहते हैं वियतनाम है, उसके मॉडर्न शेप को बनाने में कॉलोनियलिज्म की कॉलोनियल डोमिनेंसी के अगेंस्ट में चलने वाले मूवमेंट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशंस था। अब कहेंगे कि वो कैसे था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि वियतनाम 3 पार्ट में बटे हुए थे और वो तीनों पार्ट एक साथ इसलिए आ सके कि जब जो है कॉलोनियल डोमिनेंसी उनके ऊपर आया तब उनको ये बात समझ में आई कि हम लोगों को टुगेदर होना है, एक साथ होना है, और अगर एक साथ नहीं होंगे तो क्या कहते हैं हम लोग अपनी आज़ादी तो खो चुके हैं और न जाने कब तक गुलाम रहना पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं। द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ इंडो चाइना इन रिलेशन टू दैट ऑफ इंडिया
अगर हम लोग इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभव को देखते हैं और उसका इंडिया के साथ रिलेट करके देखते हैं, इंडिया के साथ उसके रिश्ते बनाकर देखते हैं, you will discover important difference in the way of colonial empires function and anti-imperial movement developed। अगर हम लोग क्या कहते हैं इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को इंडिया के अनुभव के साथ, इंडिया के रिश्तों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इंडिया के रिश्तों के साथ इसलिए कहा गया है कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडो चाइना के ऊपर फ्रांस की डोमिनेंसी है और सेम पीरियड में हम देख रहे हैं कि इंडिया के ऊपर जो है ब्रिटेन की डोमिनेंसी थी। यानी जिस तरह वियतनाम एक कॉलोनियल स्टेट था, उसी तरह इंडिया भी जो है कॉलोनियल स्टेट था। जिस तरह वियतनाम के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चले फ्रांस के अगेंस्ट में, उसी तरह इंडिया के अंदर भी फ्रीडम स्ट्रगल चले ब्रिटेन के अगेंस्ट में। जिस तरह वियतनाम के अंदर भी कई हीरोज़ थे इंडिपेंडेंट कराने के लिए, इंडिया के अंदर भी वैसे ही ब्रिटेन से फाइट करने के लिए बहुत सारे हीरोज़ थे। इसलिए यहाँ पर हम लोग इंडिया का इसके साथ रिलेट करके देख रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर्स में भी हम लोगों को इंडिया के बारे में भी पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि जो कॉलोनियल रूल्स है उनको राज करने का तरीका, गवर्नेंस करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है और इसकी अलग अलग तरीके की वजह से दोनों जगह जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला है उसका भी जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। यानी जो कॉलोनियल रूल्स वहाँ फंक्शन कर रहे थे उसका तरीका और उस इंडिया और वियतनाम में उस कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चला उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल जो है वो अलग था। अगर हम लोग इन डिफरेंसेस को, इनकी सिमिलरिटीज़ को अगर देखें तो हम लोग ये जान पाएंगे, हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि दुनिया के अलग अलग कोने में किस तरह एम्पेरियल, किस तरह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध नेशनलिस्ट मूवमेंट चले और उसका नेचर्स क्या था। और साथ ही साथ हम लोग ये जान पाएंगे कि ये जो कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड है, ये जो समकालीन विश्व है, उसकी संरचना में, उसके स्ट्रक्चर्स में इन नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशंस है। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं। हमने पहली बार बताया कि इंडो चाइना सिर्फ सिंबॉलिक है। एक्चुअली इस इंडो चाइना में पढ़ने वाले तीनों एरिया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में सिर्फ हम लोगों को वियतनाम की हिस्ट्री पढ़नी है और वियतनाम की हिस्ट्री में से सिर्फ उसके फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री पढ़नी है। और इसलिए आइए ब्रीफिंग हम कर देते हैं। हिस्ट्री ऑफ वियतनाम्स फ्रीडम स्ट्रगल्स, यानी वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इजी करने के लिए, इसके स्टेप्स को इजी बनाने के लिए हम लोग 5 पार्ट में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट बिफोर 1887, चाइनीज़ डोमिनेंसी एंड फ्रेंच मिशनरीज। हमने शुरू में भी बताया कि इस इंडो चाइना के ऊपर किसकी डोमिनेंसी थी, तो चाइनास की थी। तो इस चैप्टर्स के अंदर 1807 से पहले जो चाइना की डोमिनेंसी थी और उसके बाद जो मिशनरीज मतलब कहते हैं जो ईसाई धर्म प्रचारक होते हैं, उसको मिशनरी कहते हैं। तो मिशनरी किस तरह से फ्रांस के अंदर आई, वियतनाम के अंदर आई, उसकी हिस्ट्री को हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरा 1887 to 1940 फ्रेंच डोमिनेशन एंड कोलोनाइजेशंस।
इसके बाद 1887 से 1940 का इतिहास देखेंगे, जिसमें किस तरह से फ्रांस ने पूरे वियतनाम के ऊपर अपनी डोमिनेंसी कैप्चर्स किया और किस तरह से पूरे वियतनाम का औपनिवेशीकरण, कॉलोनियलाइजेशंस जो है उन्होंने किया, किस तरह फ्रांस के कल्चर्स में जो है पूरे वियतनाम को जो है फ्रांस ने ढालने की कोशिश की, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तीसरा चैप्टर्स होगा कि वो 1940 टू 1945 जापान ऑक्युपाइड वियतनाम। अब कहेंगे कि वियतनाम के ऊपर तो फ्रांस की डोमिनेंसी थी, बीच में जापान कहाँ टपक पड़ा। तो एक्चुअली आपको याद होगा कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर उस सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान ने कब्जा कर लिया था, चाहे वियतनाम हो, मलाया हो, सिंगापुर हो, सारे एरिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये वो दौरान था कि वियतनाम के ऊपर जापान ने कब्जा कर लिया था, इसकी भी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। 1945 टू 1964 फ्रांस ट्राइड टू रीगेन वियतनाम। तो जब जापान ने कब्जा कर लिया था तो फ्रांस तो आउट हो चुका, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार में आप जानते हैं कि जापान हार गया था, जो एक्सेस पावर थे वो हार गए थे, जिसकी वजह से वियतनाम के ऊपर जो डोमिनेंसी है जापान की वो ख़त्म हो गई थी। ख़त्म होने के बाद जो है फिर से फ्रांस ने ये कोशिश करना शुरू किया कि वो दोबारा जो है वियतनाम के ऊपर अपनी डोमिनेंसी इस्टेब्लिश करना शुरू किए, हालांकि वो इसमें सक्सेस नहीं रहा। 1964 से 1975 वॉर बिटवीन यूएसए एंड साउथ एनएलएफ। एनएलएफ का मतलब होता है नॉर्थ लिबरेशन फ्रंट एंड वियतनाम। अब कहेंगे कि फिर अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब अमेरिका कहाँ से आ गया? तो हम लोग अंदर डिटेल्स पढ़ेंगे कि देखेंगे कि उस टाइम तक पूरी दुनिया दो पार्ट में बट गई थी, एक कैपिटलिस्ट ग्रुप थी और दूसरा जो है सोशलिस्ट ग्रुप थे। तो वियतनाम के ऊपर जो है सोशलिस्ट ग्रुप का जो है क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट ग्रुप का आदमी था, तो उसने ये कोशिश किया सोशलिस्ट ग्रुप को यहाँ से ख़त्म करने के लिए। उसने ये कोशिश किया था कि वो यहाँ अपनी डोमिनेंसी इस्टेब्लिश करे, इसीलिए एक लंबे वक्त तक जो है वियतनाम के लोगों को अमेरिका से भी फाइट करना पड़ा, सब कुछ लुटाकर, लेकिन आखिर में अमेरिका को अपनी हार माननी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग वियतनामी फ्रीडम स्ट्रगल को 5 पार्ट में बांटकर हम लोग आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग, ये तो इंट्रोडक्शंस था, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसे पढ़ना शुरू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों को इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे जो हमने बताया यहाँ कि चाइनीज़ डोमिनेंसी, तो किस तरह चाइना का डोमिनेंसी इस इंडो चाइना के एरिया पर था, किस तरह जो है मिशनरीज़ यहाँ आए, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना के अंदर देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप यूट्यूब पर कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।